देखेंगे चारों हार्ट ऑफ द फोर्ट है, इसके बारे में आप लोग कॉन्स्टेंटली सुनेंगे। फर्स्ट विजय स्तंभ है, टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं इसको। बनाया था महाराणा कुंभा ने 1448 के अंदर। बनाया इसलिए था कि एक समय में या दो मुगल बादशाहों ने एक साथ हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश मांडू फोर्ट के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली, जिनके नाम से अहमदाबाद शहर बना हुआ है। दोनों के पास काफ़ी सेना थी, काफ़ी सैन्य सामग्री थी। महाराणा कुंभा के पास सेना भी कम थी और सैन्य सामग्री भी कम थी। यहाँ की युद्ध नीति थी वो बहुत अच्छी थी। 1437 के अंदर इंदौर के पास में एक सहारनपुर जगह, जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध हुआ था, जहाँ दो मुगल बादशाहों को एक साथ हरा के भगाया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए विजय स्तंभ बनाया था। 122 फीट इसका लंबाई है, 9 मंजिल का बना हुआ है। 9 मंजिल का इसलिए बनाया कि पहले के जो राजा होते थे हिंदू संस्कृति में बहुत बिलीव करते थे, 9 ग्रह होते हैं अपने, इसलिए इसको 9 मंजिल का बनाया था। इस टावर के अंदर एक टावर और बना हुआ, उसके पैरेलल सीढ़ी है, 157 स्टेप है ऊपर जाने के लिए। नीचे चैनल गेट देख रहे हैं ना, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। पर कोविड का जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब से इसको बंद करके रखा हुआ है। इसकी एक खासियत देखेंगे, नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता है। हिंदू संस्कृति में जितने बड़े बड़े देवी देवता है उन सब की प्रतिमाएं इसके अंदर और बाहर बनी हुई। थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। 4th फ्लोर के ऊपर गणपति की प्रतिमा है, लेफ्ट साइड में सरस्वती है, 6th फ्लोर के सेंटर में देखो गज लक्ष्मी है, दोनों तरफ एलिफेंट है, बीच में लक्ष्मी की प्रतिमा है छोटी सी। ऊपर थोड़ा कॉन्स्टेंटली देखो आप लोग, विष्णु भगवान का स्टेचू बना हुआ है। ऐसे 5 मिनट के अंदर सारी प्रतिमाएं दिखने लग जाएगी। इस टावर को बनाने में उस समय 10 साल लगे थे और 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। 90 लाख रुपए का खर्चा इसलिए आया कि इसके अंदर चूना और सीमेंट यूज नहीं किया। इंटरलॉकिंग सिस्टम समझते होंगे आप लोग, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इसको असेंबल किया हुआ है। ये असेंबल बिल्डिंग है। ये राजस्थान का आइकॉन है। राजस्थान पुलिस देखते कभी आप, उनकी वर्दी के ऊपर जो फीत लगी रहती है उसके ऊपर विजय स्तंभ का लोगो रहेगा। राजस्थान बोर्ड, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, या पर्टिकुलर हमारे मेवाड़ क्षेत्र से अगर किसी भी आदमी को कोई भी अवार्डेड काम किया और अवार्ड मिलता है तो मोस्टली 80% विजय स्तंभ का लोगो या विजय स्तंभ का मोनो कंपल्सरी होता है। वर्ल्ड फेम, टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ बोलते हैं इसको। दूसरा, इस दीवार से लेके वो जो सामने गेट देख रहे हैं और ये टेंपल देख रहे हैं और वो छोटी दीवार देख रहे हैं, ये उस जमाने का ये था क्रिमिशन ग्राउंड था, शमशान घाट। नेचुरल डेथ होती तो भी यहीं जलाते थे। सती प्रथा जो होती थी वो ये 2 प्लेटफॉर्म देखेंगे, इनके ऊपर जलाते थे। राज घराने वाली औरतों को इसके ऊपर जलाते थे, आदमियों के साथ जिंदा, आम सैनिकों की विधवाओं को उसके ऊपर जलाते थे। इसके आगे 31 से 40 फीट गहरा गड्ढा होता था जहाँ जौहर होते थे। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के बाद कोई जौहर नहीं हुआ था। कई साल तक जब ये वीरान पड़ा रहा था तो ये फिलअप हो गया था। 1952 में जब एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, उन्होंने एक्सकेवेशन का काम किया था। इसके अंदर से जो राख, मिट्टी, हड्डियाँ निकली, उनका पुरातत्व विभाग के अंदर कार्बन डिटेक्टिंग टेस्ट होता है, एक फिर वेरीफाई हुआ और गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखा हुआ जौहर स्थल का। तो तीनों जौहर यही हुए थे। वो जो कुंभा पैलेस देखा था अपन ने, वो उसका साउथ गेट है, दक्षिणी द्वार। महलों के अंदर जो लेडीज होती थी उस गेट से आती थी, आम सैनिकों की विधवाएं इस गेट से आती थी, जिस गेट से अपन आए। दोनों को सती द्वार बोला जाता है। सामने एक देवी का टेम्पल होता था, उसकी पूजा करती थी। फिर अपने साथ जो छोटे बच्चे होते थे, मिल्क फीडिंग करने वाले या 2-5 साल तक के बच्चे, उनको पहले अपने हाथों से आग में फेंक देती थी, फिर खुद आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति देती थी। पहला जौहर यहाँ किया था रानी पद्मिनी ने। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर था जहाँ 16,000 स्त्रियों ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत। उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। मेजर कंट्रोवर्सी ये थी कि जब रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, उसके 240 साल बाद एक मलिक मोहम्मद जैसी था, उसने एक रासो लिखा था, नॉवेल होता ना, उपन्यास। तो रासो का सेल बढ़ाने के लिए उसने उसके अंदर बहुत सारा ट्विस्ट डाल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम चेंज करके पद्मिनी से पद्मावत कर दिया था। दूसरा, उसके अंदर एक कृत्रिम किरदार डाल दिया था, राघव चेतन, जो पंडित था। रानी पद्मिनी की पर्सनल एक्टिविटीज को छुप छुप के देखता था। रावल रतन सिंह को पता चलता है, वो उसको देश निकाला देते हैं, वो दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि खानवा और बयाना तक तो वैसे ही मेवाड़ स्टेट की बॉर्डर थी। वहाँ से मात्र 130 किलोमीटर दूर दिल्ली था। अलाउद्दीन खिलजी को पता था वहाँ इतनी खूबसूरत रानी है। तीसरा, उसने लिख दिया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी को किले के ऊपर लेके आते तो मिरर में से चेहरा दिखाया था, आईने में से रिफ्लेक्टर करके। वो भी गलत लिखा था उसने, क्योंकि 13वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान के अंदर मिरर का चलन ही नहीं था। इंपोर्ट होते थे, वो भी बेल्जियम से। यहाँ के राजा इतने भी डरपोक और कायर नहीं थे कि अपनी बीवी का चेहरा किसी दुश्मन को दिखाने के लिए बेल्जियम से ग्लास मंगवाते। 5वां फिल्म के अंदर जो मेजर इशू था वो ये था कि दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मिनी का किरदार किया था। उसको हमारे यहाँ का एक राजस्थान का लोकल सॉन्ग है घूमर घूमर, उसके ऊपर डांस करते हुए दिखा दिया था। तो यहाँ की क्षत्रिय पार्टी करणी सेना,
वो लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा जिस औरत ने अपने स्वाभिमान और स्मिता इज्जत की रक्षा करने के लिए आग में कूद के अपने प्राण तक त्याग दिए, उसका किरदार करने वाली अगर ऐसे डांस वांस करती हुई दिखाई जाएगी तो हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत होगी। छठा, उस फिल्म का डायरेक्टर था संजय लीला भंसाली। उसने अपन भारतीय लोगों की मेंटेलिटी टेस्ट कर ली, इंडियन लोगों का दिमाग किस टाइप का होता है अपना, जिस चीज़ का जितना विरोध होता है उसकी टीआरपी उतनी बढ़ती है, विदाउट इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। पहले भी उसने 1-2 फिल्में बनाई थी, बाजीराव मस्तानी वगैरह, अब 1-2 फिल्में और बना रहा है। उसके अंदर उसने इतनी कंट्रोवर्सी करके रखी है कि न तो उस फिल्म के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है उसको एक पैसा खर्च करने की, न प्रमोशन की। पब्लिक ही उस चीज़ का विरोध करेगी और पब्लिक ही उस चीज़ का टीआरपी बढ़ाएगी। जब ये पद्मावत रिलीज हुई थी उस समय 1 महीने तक ये फोर्ट बंद रहा था। पूरे हिंदुस्तान में आगजनी हो गई थी। जितने नेशनल चैनल है, गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, सब पे एक ही न्यूज़ चलती थी, पद्मावत पद्मावत। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था, कहीं पटरी निकाल दी ट्रेन की, कहीं बसें जला दी। पर उसके बाद परमानेंट फायदा हमारा हो गया सर, पर्यटक बहुत बढ़ गए। उससे पहले पर्यटक नहीं आते थे। ये इस फिल्म की कंट्रोवर्सी थी। रियल स्टोरी ये थी, रानी पद्मिनी की शादी यहाँ हुई थी रावल रतन सिंह के साथ। उसका मायका सिंगल द्वीप टापू, जिसको श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की थी। जब उसकी शादी यहाँ हुई तो इतिहासकार बताते हैं कि बहुत खूबसूरत थी, जैसे महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी थी उसके कंपेरेटिवली थी। उस समय दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी। वो बहुत क्रूर, आक्रामक और अय्यास नेचर के थे और रानी पद्मिनी को लेने के लिए इधर आते हैं 7000 सैनिक। अपन लास्ट में विजिट करेंगे सूरजपोल गेट, उसके नीचे एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, वहाँ आके उन्होंने डेरा डाल दिया था। 2 महीने तक रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होती है, तो रावल रतन सिंह को बुलाते हैं और एक समझौता करते हैं। मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, मुझे एक बार आपका फोर्ट विजिट करना और रानी पद्मिनी को देखना है। रावल रतन सिंह ने फोर्ट विजिट करने की परमिशन दे दी और रानी पद्मिनी को दिखाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि राजपूतों में परंपरा ही ऐसी होती है, अपनी बीवी का चेहरा किसी दुश्मन को नहीं दिखाया जाता है। उसको किले के ऊपर लेके आते हैं, तसल्ली से फोर्ट विजिट कराते हैं, अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, अच्छी खातेदारी करते हैं। शाम का समय होता है, रावल रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए उसके खेमे तक चले जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाता है और अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को वहाँ धोखे से बंदी बना लेता है। किडनैप करने के बाद किले पे खबर भिजवाता है कि अब अगर मेरे को रानी पद्मिनी मिलेगी तो ही मैं इनको रिहा करूंगा, नहीं तो कुछ समय पश्चात इनकी भी हत्या कर दूंगा। रानी पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी चालाक भी थी। धोखे का बदला धोखा, ट्रीट फॉर ट्रेट। उस समय 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। उनको साथ लेके बैठती है, एक युद्ध नीति तय करती है और खबर भिजवा देती है कि मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड, मेड सर्वेंट सब आएगी। आप 700 पालकियों की व्यवस्था करें और फोर्ट में भिजवा दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो 700 पालकियाँ भेजी थी उन सब के अंदर सशस्त्र योद्धा बैठ जाता, खड़ा होता है ना पालकी उठाने वाले, वो भी योद्धा थे। 7 से 8 हजार आदमी, पूरा लाव लश्कर, हाथी घोड़े लेके नीचे जाते हैं, वहाँ युद्ध होता है। युद्ध में रावल रतन सिंह को बचा के किले के ऊपर लेके आ जाते हैं। गोरा और बादल की वहीं शहादत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली भगा देते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की पहली हार थी। इससे पहले कभी उसने किसी के आगे हार नहीं मानी। दूसरा, कुछ भी करके हुक एंड हुक उसको रानी पद्मिनी चाहिए। दोबारा 1303 के अंदर फिर उसने इस फोर्ट पे अटैक किया था। उस समय वो 20,000 सेना लेके आया था, क्योंकि फर्स्ट बार जब आया था उसने इस फोर्ट की रेकी कर ली थी, स्टडी कर ली थी। उस हिसाब से सेना लेके आता है और इस फोर्ट को चारों तरफ से छावनी की तरह घेर लेता है। 6 महीने तक इस फोर्ट को घेर के रखता है। खेती सारी नीचे होती थी, अनाज आना बंद हो जाता है। 6 महीने बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे भूख से मरने लग जाते हैं। उस समय रावल रतन सिंह अंतिम निर्णय लेते हैं कि अब युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हुआ। युद्ध में रावल रतन सिंह के साथ लगभग 16,000 सैनिक शहीद हो जाते हैं। केसरिया फ्लैग झुकने के साथ ही किले पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अपन ये फोर्ट हार गए। इससे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी किले पे आता, रानी पद्मिनी को लेके जाता, उसने जो 16,000 सैनिक शहीद हुए थे उन सब की वीरांगनाओं साथ में ले आ रहे हैं। बहुत बड़ी चीता जलाई और 16,000 स्त्रियों ने एक के बाद एक हर हर महादेव का नारा लगाकर आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति देती थी। दूसरा जो यहाँ हुआ था 1535 के अंदर कर्णावती ने किया था। महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर थी। महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर महाराणा सांगा, जिनकी खानवा की युद्ध में मृत्यु हो जाती है 1527 में। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अयोग्य और छोटे थे, इसलिए उनकी पत्नी ने यहाँ का राजपाट संभाल लिया था। सती प्रथा का पालन नहीं किया था। उस समय बहादुर शाह प्रथम, जो काबुल गंदार को जीतते हुए लगभग पूरे हिंदुस्तान पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, और उसको मेवाड़ स्टेट जीतने में पसीने आ रहे थे, जबकि यहाँ एक औरत का शासन था, किसी राजा का राज नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत की और घोषणा की कि अगला मुकाम हमारा चित्तौड़गढ़ होगा। उस समय कर्णावती ने बहुत सारे हिंदू राजाओं से मदद की गुहार की, मदद मांगी, पर कोई तैयार नहीं हुआ था। फाइनली उसने हुमायूं को राखी भेजी थी रक्षाबंधन के दिन, पढ़ा होगा आपने कहीं, जब वो गुजरात में था। उसने इंश्योर कर दिया था मेरे पास इतनी सेना है, इतनी सैन्य सामग्री में आ जाऊँगा। वो अपनी सेना और सैन्य सामग्री लेके आ रहा था। यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर रहा होगा। उसको बहादुर शाह ने एक पत्र लिखा और मना कर दिया कि मैं जिहाद के लिए युद्ध कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए युद्ध कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे बीच में नहीं आए। वो नहीं आया। ऐसी स्थिति में कर्णावती उसके भरोसे बैठ के रह जाती है और ये फोर्ट हार जाती है। उस समय यहाँ 13,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। लास्ट जोहर
यहाँ हुआ था 1568 के अंदर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। 1565 में इसकी कैपिटल चेंज कर दी थी उदय सिंह जी ने उदयपुर। अकबर का एक बहुत बड़ा ड्रीम था एक बार पूरे हिंदुस्तान पे मेरे को साम्राज्य स्थापित करना। कई बार उसने महाराणा प्रताप को ऑफर भी दिया था कि मैं आपको आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य दे दूंगा, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। पर उन्होंने ये पेशकश भी ठुकरा दी थी। सेना की कमी होने की वजह से हल्दी घाटी चले गए थे। वहीं भील, आदिवासी, रेगू, मक्कड़ जाति के जो लोग होते हैं ना, उनको लेके नया सैनिक संगठन खड़ा कर रहे थे। उस समय अकबर अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए न्यू कैपिटल उदयपुर अटैक नहीं करके उसने ओल्ड कैपिटल चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया था। उस समय यहाँ कोई राजा नहीं थे, 2 सेनापति थे, जयमल और फत्ता। उनके पास मात्र 7 से 8 हज़ार सेना थी। अकबर ने बिना बताए 43,000 सेना लेके यहाँ हमला किया था। स्वाभाविक रूप से फोर्ट हार जाते हैं। उस समय यहाँ 7,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। अभी भी इनके वंशज, उदयपुर देखा आपने सिटी पैलेस, हाँ। उसके पीछे उनका रेजिडेंस है। महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी मेवाड़ा। तो हर साल वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होली के बाद जो फर्स्ट एकादशी आती है ना 11, उस दिन यहाँ आते हैं और अंदर एक हवन कुंड बना हुआ है। वहाँ पूरे दिन भर हवन करते हैं, पूर्णाहुति, श्रद्धांजलि देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उस समय जिन औरतों की, छोटे बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की असमय मृत्यु हो गई थी, उन सब की आत्म शांति के लिए साल में एक दिन यहाँ हवन पूजन होता है। आसपास के राजा रजवाड़े वाले आते हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार लेडीज और जेंट्स रहते हैं और सारे ट्रेडिशनल ड्रेस में। एक मेले जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। उसको जौहर मेले के नाम से जाना जाता है। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में भी इसके बारे में आता रहता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जौहर मेला चित्तौड़गढ़, तो उस दिन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी देखने को मिलेगी। तीसरा सामने ये समादेश्वर महादेव का मंदिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल शमशान में होने की वजह से इसका नाम समादेश्वर महादेव का मंदिर है। हिंदुस्तान के किसी भी शमशान में जाएंगे वहाँ एक मंदिर और एक तालाब जरूर देखने को मिलेगा। इसको बनाया था 11वीं सेंचुरी में, 1000 साल पहले एमपी के राजा भोज ने, जो भोपाल के राजा थे, परमार राजा थे। उस जमाने में कोई लिपिबद्ध रिकॉर्ड नहीं होता था कौन सा राजा कब कहाँ गया। तो मेवाड़ के फैमिली फ्रेंड थे। जब भी यहाँ आते कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या टेंपल खड़ा करके जाते कि हिस्ट्री में हमेशा उनका नाम चलता रहे। बहुत उदार और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनके लिए एक कहावत चलती है, सुनी होगी आपने कहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। 1303 के हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी तोड़ दिया था। वापस इसको रिपेयर कराया था मोक्कल जी ने। मोक्कल जी महाराणा कुंभा के पिताजी थे। इस टेम्पल की एक खासियत है, इसके अंदर एक ही शिला है, एक ही पत्थर है 9 फीट का, जिसके अंदर 3 प्रतिमाएं बनी हुई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो गॉड के आइडल है। G for जर्नेट, O for ऑपरेट, D for डिस्ट्रॉय। उसके नीचे इस कोर्ट का आइकॉनिक टैंक है। गौमुख कुंड देखेंगे अपन। वो जो टनल देखा अपन ने, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। वो जो टनल देखा ना, वो यहाँ के एग्जिट होता है। गौमुख का मतलब ये होता है गाय का मुंह बना हुआ पत्थर का, उसके अंदर से 1200 साल से कंटिन्यू पानी आता रहता है। इसके ओवरफ्लो का पानी जब आप फर्स्ट गेट चढ़ रहे थे ना, वाटरफॉल के ग्रुप में गिरता हुआ दिखा होगा। तो हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ नहीं है पानी कहाँ से आता है। इतिहास इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है। भौगोलिक कारण ये एक, ऊपर जितने तालाब बने हुए हैं उनके सीपेज का पानी आता है और इंटरकनेक्टेड करके यहाँ एक गाय का मुंह लगा दिया। ये पानी कंटिन्यू चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हिस्ट्री में लिखी हुई नहीं होती है, पर किंवदंती होती है ना, कहावतें हैं, वहाँ की लोक मान्यता है, वो थोड़ा सा हिस्ट्री में किसी के साथ शेयर करने से उसमें ट्विस्ट आ जाता है। ये बात लिखी हुई नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी यहाँ की लोक मान्यता है। ये जो पानी आता है उसके बारे में, एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए थे, कई साल तक बैठ के उन्होंने तपस्या की। फिर गंगा माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये पानी चलता रहेगा। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में एक ऐसी लोक मान्यता है, गौमुख जरे झरना पड़े नरभे नाथ की ठोर, बरसों बरस तक कोई तपस्या करे, जब आवे गढ़ चित्तौड़। तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, रानियों में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया, और राजाओं में राजा रामचंद्र है, बाकी सब रजैया। ऐसी यहाँ की लोक मान्यता है। चलिए 4 पॉइंट देखेंगे।